जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो चलिए किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के किसानों को धान की खेती के लिए 50% अनुदान पर दिया जाएगा कृषि यंत्र। लातेहार के मछली पालक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ले सकते हैं कर्ज। और सिंचित गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HD 2967। और अब समाचार विस्तार से। BGREI योजना के तहत खूंटी जिला में धान की उपज और उपज क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खूंटी जिला के सभी प्रखंड के इच्छुक किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र नेक्सेप स्प्रेयर, पावर नेक्सेप स्प्रेयर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, कोनोवीडर, तौल मशीन, मॉइस्चर मीटर, पोर्टेबल बैग सिलाई मशीन, थ्रेसिंग फ्लोर और मिनी राइस मिल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान आत्मा कार्यालय खूंटी में 14 नवंबर 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। लातेहार जिला के सभी मछली पालकों के लिए सूचना जारी की गई है कि लघु और सूक्ष्म मछली पालन से जुड़े उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सहज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में 3 प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध है: शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण के अंतर्गत कारोबार के शुरुआती स्तर पर 50,000 रुपए तक के कर्ज मिलेंगे। किशोर ऋण में कारोबार के मध्यम स्तर पर यानी जब व्यवसाय विकास के चरण में हो तब 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के कर्ज मिलेंगे। जबकि तरुण ऋण के तहत सुस्थापित और विकासमान उद्यमी 5 लाख से 10 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय लातेहार में 20 नवंबर 2016 तक आवेदन दे सकते हैं। व्यावसायिक रूप से गौपालन करना हो तो डेयरी फार्म की स्थापना के लिए गौपालक कुछ खास बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। जैसे जिस स्थान पर डेयरी स्थापित करना चाहते हैं वह जमीन आसपास से 2-3 फीट ऊंचा हो, वहां पानी की व्यवस्था हो, आवास की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर हो। जो भी किसान भाई एक नया डेयरी या गौशाला की स्थापना करना चाहते हैं, उनके पास अगर ज़मीन उपलब्ध हो तो ज़मीन चुनाव के समय में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। आसपास में पानी की व्यवस्था अवश्य हो। उसके अलावा जिस जगह पे वो गौशाला या गाय का आवास बनाना चाहते हैं वो आसपास की ज़मीन से कम 2-3 फीट ऊंचा पे रहे। संभव हो पाए ज़मीन उपलब्ध हो तो उनको जो घर की लंबाई है वो पूर्व पश्चिम दिशा में ही बनानी चाहिए। इससे उनको मौसम आधारित काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आसपास में ये भी ध्यान रखें कि आने जाने के लिए सड़क से जो उनकी गौशाला है मुख्य सड़क से निश्चित तौर पे जुड़ा हो। इसके अलावा आसपास जिस जगह पे वो गौशाला का निर्माण करना चाहते हैं व्यावसायिक रूप से, आसपास में कम दामों पे जो मजदूर हैं वो उपलब्ध हो पाएँ। इन सब बातों का अगर वो विशेष ध्यान रखें तो गौशाला चलाने में उनको निश्चित तौर पे सुविधा होगी। राज्य के जो किसान गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वे अक्टूबर से नवंबर तक बुआई का काम कर सकते हैं। बुआई में वैसे प्रभेदों का चयन करें जो सिंचित खेत के लिए उपयुक्त हो। ये प्रभेद कौन से हैं? आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। सिंचित जमीन के लिए गेहूं की बुआई में 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। ये मात्रा समय से की जाने वाली बुआई के लिए है। इसमें बीज से बीज की दूरी 22 सेंटीमीटर रखें। झारखंड की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचित जमीन में समय से की जाने वाली गेहूं के जिन अनुशंसित प्रभेदों का चयन करना चाहिए, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। सिंचित के लिए प्रभेद जो है K8027, HD 288 और K9465, HDR 77, C06, C306 ये प्रभेद जो है आप जो है असिंचित अवस्था में लगाने का है और इसके लिए समय है अक्टूबर में इसकी बुआई तुरंत कर दें जिससे आपको नमी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ।
व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टाण खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल बरूथी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में बरूथी कीट लग जाए तो फसल की क्षति होती है और उपज में भी कमी आती है। किसान भाई, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट की रोकथाम के लिए फसल पर बर्टीमेक दवा से घोल बनाकर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2400 रुपए, चना 8800 रुपए से 9500 रुपए, दाल अरहर 9500 रुपए से 10500 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7300 रुपए, दाल चना 9000 रुपए से 10000 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 12000 रुपए, चीनी 3880 रुपए से 4000 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां ली। मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के बारे में जाना। जानकारी अभी हमारे पास और भी है और आपको कुछ नया बताना भी है, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा विराम लेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देखिए, मौसम हो चला है रबी फसलों का, तो क्यों ना रबी फसलों में हम तिलहनी फसल को लें और तिलहनी फसल में हमें क्या करना है, कैसे उपज करनी है, कैसे उसमें लाभ कमाना है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ तैयार हैं आपको अच्छी और समझदारी वाली जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में कई बातों पर चर्चा करते हैं और आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि रबी के मौसम में तिलहनी फसलों को हम किस तरह से लगाएं और कौन कौन से प्रभेद हैं। और इस पर विस्तृत रूप से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर RK लकड़ा जी हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कि रबी के मौसम में कौन कौन से तिलहनी फसलें हैं जो कि यहाँ के किसान लगा सकते हैं। रबी के जो प्रमुख तिलहनी फसलें हैं जो यहाँ के झारखंड किसान भाई लगा सकते हैं, उसमें प्रमुख है तीसी है और दूसरी है तोरी और एक है सरसों। फिर कहीं कहीं किसान भाई ये सूरजमुखी के भी खेती करने के लिए जागरूक दिख रहे हैं। तो इनमें जो उन्नत प्रभेद की बात आती है, सबसे पहले हम अगर अधिक उपज की बात करें तो उन्नत प्रभेद बहुत ज़रूरी है कि उन्नत प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए और कौन फसल के लिए
कौन कौन सी उन्नत प्रभेद हैं। तो मैं सबसे पहले जो तीसी की उन्नत किस्म है उसके बारे में बता देना चाहूँगी। इसके लिए जो एक है उन्नत किस्म है शेखर, और दूसरी जो उन्नत किस्म है टी 397 और एक है शेखर। तो ये जो हम लोग पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं, मतलब धान की खड़ी फसल में जहाँ पर नमी है नीची ज़मीन में और मध्यम ज़मीन में इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं तीसी की पैरा क्रॉप के रूप में। दूसरी जो फसल है तोरी जिसको बोलते हैं, ये सरसों समूह की ही है, लेकिन इसका पौधा थोड़ा सा छोटा होता है और ये सरसों की अपेक्षा कुछ दिन पहले लगता है। जैसे कि मौसम अभी आ ही गया है, सितंबर का सप्ताह है और अक्टूबर पे घुस ही गया है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए जो उन्नत किस्म है तोरी की वो है PT 303 और T9, और एक जो उन्नत किस्म है पंचाली, वो भी यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब जो हम लोग सरसों की बात करते हैं, ये थोड़ी सी तोरी के बाद देर से लगता है, और इसकी जो उन्नत किस्म है जो यहाँ से विकसित की गई है वो मुख्य वैरायटी है शिवानी। फिर अभी जो हम लोग भरतपुर जहाँ सरसों की अच्छी पैदावार होती है वहाँ की भी एक वैरायटी है जो भारत सरसों 1 और 2 जो है वो यहाँ भी सुगमता पूर्वक उगाई जा रही हैं। और एक जो अच्छी किस्म है राजेंद्र सुपलाम, ये पूसा की भी वैरायटी है लेकिन यहाँ पर अच्छी उपज दे रही है। सूरजमुखी की जो उन्नत किस्म है ये है DRSF 108 जो करीब 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। और दूसरी जो संकर किस्म की है वो KBSH 44 है, जो मतलब कि रबी सीजन में 95 से 100 दिन में पककर तैयार होती है, और इसकी भी जो उपज क्षमता है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी जैसे खरीफ का मौसम जाएगा और उसके बाद रबी आएगा और भूमि का जो है वो अत्यधिक दोहन जो है खरीफ के समय में हो जाएगा, तो जो मिट्टी का प्रकार है उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो उसको तिलहनी फसलों के हिसाब से तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? तिलहनी फसलों के लिए है जैसे कि अभी कहीं कहीं पर जो जल्दी धान की किस्में हैं वो कट जाती हैं, तो किसान जहाँ से संभव हो सके तो उससे अति शीघ्र जुताई कर दें। और जैसे जुताई नहीं भी हो पाता है और मध्यम ज़मीन वाली खेत है वहाँ पर वो लोग तीसी ले सकते हैं। उसमें है कि खड़ी फसल में कतार से कतार बुआई अगर धान की है तो जो बीच में खाली पंक्ति है SRI विधि से उन्होंने कर रखी तो ज़्यादा फायदा होगा, उसमें वो लोग तीसी ले सकते हैं। और जहाँ पर तोरी की बात आती है तो उसके लिए है कि जो टाँड़ वाली ज़मीन ये काफ़ी उपयुक्त होती है, क्योंकि वहाँ टाँड़ वाली में मकई है जो खरीफ की फसलें हैं और गोड़ा धान है वो जल्दी कट जाती हैं, तो इस केस में तोरी वहाँ पर किसान भाई ले सकते हैं। जहाँ थोड़ी देर होती है वहाँ पर ये लोग सरसों जो लंबी अवधि की है उसकी फसल ले सकते हैं। और इसके लिए कम से कम 2 जुताई तो करनी ही चाहिए खेत की जुताई, और कितने अंतराल पे करनी चाहिए? 10 से 15 दिन के अंतराल पर या ज़्यादा से ज़्यादा से 20 दिन के अंतराल पर जुताई करके अगर सही ये आ गया जो खेत में भुरभुरापन आ गया तो वो जुताई रोक के 2 जुताई ही काफ़ी है। आपने पहले प्रभेद के बारे में भी बताया हमारे किसान भाइयों को, लेकिन उसका लगाने का समय क्या है? क्योंकि जब जुताई के बीच में आप कह रही हैं कि 20 दिन का समय, तो कब समय जो है उपयुक्त होगा लगाने का? तीसी थोड़ा सा देर से लगता है, लेकिन तोरी का तो अभी उपयुक्त समय आ ही गया है। किसान भाई यथासंभव हो तो अगर खेत खाली मिले और जुताई अगर कर पाते हैं तो तोरी ले सकते हैं वो लोग। और सरसों के लिए ये जो 15 नवंबर तक हम लोग बोलते हैं उचित समय है, क्योंकि जो तो सरसों कुल के फसलें हैं इनको बढ़वार के लिए थोड़ा सा उच्च तापमान चाहिए, और जहां फूल आने लगे उस समय ठंडा मौसम ये पकड़ ले तो अच्छी पैदावार होती है। मैडम, और हम अगर बात करें सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी का लगाने का उपयुक्त समय कब रहता है? सूरजमुखी हम किसान भाई ध्यान देंगे कि ये खरीफ में भी लगता है और ये जाड़ा में भी लगता है। तो जहाँ पर पटवन की सुविधा है ये ऊपरी ज़मीन में किसान भाई सुगमतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा बलुआही मिट्टी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये उसकी हाइट काफ़ी होता है और इससे गिरने का चांस लोजिंग से ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए दोमट मिट्टी वाली या हल्की ये वाली मिट्टी, ज़्यादा बलुआही मिट्टी उपयुक्त नहीं है, दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। ठोस मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ी ठोस मिट्टी होनी चाहिए ताकि पौधा खड़ा हो जाए, क्योंकि इसका जो डिस्क बनेगा उस समय काफ़ी भारी हो जाता है, वो पौधा सहन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी उचित समय है जो बुआई का ये है 15 नवंबर तक किसान भाई कर सकते हैं सूरजमुखी की। जो जाड़ा की जितनी जो मुखिया फसलें हैं तिलहनी वाली 15 नवंबर तक कर देने से अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इनको चाहिए फूल और फली आने समय, दाना बनते समय थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए। मैडम, अभी आपने सिंचाई के बारे में बताया कि सूरजमुखी के लिए थोड़ी ऊपरी ज़मीन होनी चाहिए, तो क्या जो अन्य जो तिलहनी फसलें हैं, चाहे तीसी हो, तोरी हो, सरसों हो, उसके लिए सिंचाई और उर्वरक
इन दोनों का काफ़ी महत्व है। तो इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए कि कब और कितने अंतराल के बाद में सिंचाई होनी चाहिए और उर्वरक की मात्रा क्या हो। जो तीसी और तोरी के लिए है, उसके समय बुआई या खेत की तैयारी करते समय 45 किलो DAP, फिर बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधा खड़ा हो जाए उस समय फिर 45 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। और बुआई के समय ही फिर 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि ध्यान दे किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कम करते हैं, और ये संतुलित अगर हम लोग खाद की मात्रा बोलें तो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक है सरसों की बात आती है, चूँकि ये थोड़ी सी लंबी अवधि है, तो इसके लिए शुरू में 88 किलो DAP, उसके बाद टॉप ड्रेसिंग 45 किलो यूरिया के रूप में देना चाहिए, फिर 35 किलो DAP, इसकी भी मात्रा DAP की भी मात्रा 35 किलो DAP बुआई के समय देना चाहिए। चूँकि फिर मैं ये बता देना चाहूँ, चूँकि ये एक तेलहनी फसल है और तेलहन बनने में जो सल्फर पोषक तत्व है, खाद है, तो उसको बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसान भाइयों के पास सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में खाद उपलब्ध है तो ध्यान देना चाहिए कि सिंगल फॉस्फेट SSP खाद को देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सल्फर भी रहता है और इससे तेल की मात्रा, जो बीज में तेल की मात्रा होगी उसकी बढ़ोतरी करता है। ये सब चलते हमारे किसान भाइयों को एक सवाल जो हमारा रह गया था कि सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में, और क्या विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है तिलहनी फसलों को। कि सिंचाई, चूँकि ये जो हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं ये रबी फसल है, और ये जानना ज़रूरी भी है कि ये फसलें जो हैं सिंचाई के बिना तो उपज नहीं। कुछ जैसे हैं तोरी, ये तो रेनफेड में भी हो जाएगा चूँकि ये आगात लगता है, लेकिन जो बाकी फसलें हम लोग बोल रहे हैं, जो सरसों है इसके लिए और सूरजमुखी के लिए सिंचाई काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि पानी की यहाँ झारखंड में कमी है, तो सबसे पहले किसान भाई ध्यान दें कि फसलों की भी कुछ अवधि, कांतिक अवधि होती है, उस समय सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सरसों में जो है फूल आने वाली अवस्था, फूल जो 45 दिन में करीब आती है, तो उस समय पटवन करना बहुत ज़रूरी है। और फली बनते समय उस समय पटवन करना, जो 65 दिन में करीब आती है, उस समय पटवन करना बहुत ज़रूरी है। जिससे हम लोग देखते हैं किसान भाई तो खेत सूखते जा रहे हैं और पटवन करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पानी की उपलब्धता और उपयोगिता को बढ़ाते हुए सिंचाई करना चाहें तो पौधे की कांतिक अवस्था, जिसमें पौधे को पानी की अत्याधिक आवश्यकता होती है, उसको पहचानते हुए सिंचाई करना चाहिए। और इसके लिए है कि जो सरसों में जो अवधि है वो है फूल आने वाली अवस्था, जो 45 दिन में आती है, और एक फली बनते समय जो 65 से 70 दिन में आती है, तो उस समय पटवन करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपने हमारे किसान भाइयों को जो तिलहनी फसल हैं जो रबी में लगती हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो आपकी बात को समझेंगे और इससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनको लाभ होगा। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से इतनी अच्छी बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। तो आप खुद ही बताइए कैसी लगी आपको ये जानकारी अच्छी थी, समझदारी थी, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक थी। तो चलिए एक छोटा सा विराम फिर से बनता है, हमें फिर से एक छोटा सा विराम लेना है, तो हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम बात करेंगे तसर अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। हमारे तसर उत्पादक किसान भाई बहनों को कैसा लाभ मिल रहा है और उन्हें कैसे जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस कार्यक्रम में हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते हैं, नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं तसर अनुसंधान और यहाँ के प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो ये संस्थान यहाँ पे स्थापित की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? कि हमारा जो उद्देश्य है, जहाँ तक पूछे आपने, तो तसर के किसी भी कीट के लिए हमें 3 सेक्टर आता है। एक आता है भोज्य पौधा, जो पौधा कहते हैं, दूसरा आता है कीट पालन, और तीसरा आता है धागाकरण।
तो हम इन तीनों सेक्टर पे अपना अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं और उस अनुसंधान को अपने अनुसंधान प्रसार केंद्र के द्वारा कृषकों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो कृषकों का इनकम पिछले 5 साल पहले जो 15,000 17,000 रुपया एक महीना में कमाते थे, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि एवरेज इनकम आज हमारे कृषक भाइयों का 40 से 45,000 हो चुका है। लोग 80,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो 40 से 45,000 रुपया हमारे कृषक भाई प्रत्येक क्रॉप में बहुत आराम से कमा रहे हैं। अब हम हमारे विशेषज्ञ से ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ जो किसान भाई तसर से जुड़ेंगे, तसर की खेती से जुड़ेंगे, उन्हें किस तरह से लाभ होगा? हमारे पास विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली आ रही हैं। आपको मालूम होगा कि जो सबसे पहली योजना हमारे पास आई थी वो करीब 91 में आई थी और 1991 से लगातार विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही हैं। आज हमारे पास जो योजनाएं चल रही हैं वो हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। CDP बंद हो गया और CDP बंद होने के बाद हमारे पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम आया है। हमारे पास ट्राइबल एरिया के लिए ट्राइबल सब प्लान है और हमारे MKSP महिला सशक्तिकरण के लिए एक MORD का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक अलग प्रोग्राम है जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें हमने ग्रुप फॉर्मेशन करवाया है, आइडेंटिफिकेशन करवाया है और कुछ को हम लोगों ने बीज कीट पालन का काम दिया है, कुछ को बीज बनाने का कार्यक्रम दिया है और कुछ को कॉमर्शियल रेयरिंग का काम दिया है। ये सारे के सारे SHG फॉर्म में काम कर रहे हैं। अगर 2 व्यक्ति उसमें से सीड पालन का काम सीड का काम करते हैं तो 1 आदमी बीज बनाते हैं और बाकी 17 को वो कैटर करते हैं। मतलब उस ग्रुप को हम लोगों ने कोशिश किया कि इंडिपेंडेंट करें। जो हमारे बीज कीट पालन का काम कर रहे हैं उनको हम बीज कीट पालन से लगा हुआ जितने तरह के भी अप्लायंसेज हैं, रेयरिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको देते हैं। जो सीड से लगे हुए हैं उनको हम अंडा बनाने के लिए इवन टेम्प्रेरी ग्रेनेज हाउस भी बना कर देते हैं जिसका कि 90,000 80,000 रुपये कॉस्ट आता है। जो हमारे कॉमर्शियल कीट पालन में लगे हुए हैं उनको हम कीट पालन से के लिए जो ज़रूरी सामान है वो देते हैं। तो तीनों तरह का सामान उनको मिल जाता है हम लोग का। लेकिन एक कोशिश ज़रूर है कि एक योजना के तहत एक ही किसान को फ़ायदा मिले। यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि ये नहीं कि एक किसान MKSP में भी फ़ायदा ले ले, CSS में भी फ़ायदा ले ले, ट्राइबल सब प्लान में भी फ़ायदा ले ले, CDP में फ़ायदा ले ले, वो नहीं। सारे लोगों को हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ने पर चूना है, ब्लीचिंग है, डिसइंफेक्टेंट है, जो जीवन सुधा है, हर तरह की चीज़ हम किसान तक पहुँचा रहे हैं और जिसका अंजाम ये है कि आज किसानों का इनकम बहुत अच्छा हो गया है। और सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है वो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए क्या कर रही है, यहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही है, इस बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि हमारा जो क्षेत्र है, हम आज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम R&D का काम करते हैं। तसर कल्चर का काम जो है, मेन काम जो है, ये राज्य सरकार का काम है। तो राज्य सरकार के अधीन अभी जो हमारे 35, जैसे मान लीजिए झारखंड की बात करें हम, तो 35 PPC हमारे पास हैं। 35 PPC में कोल्हान एरिया में सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, इधर आप आ जाइए संथाल परगना, पलामू, गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, सारे एरिया में हमारे PPC हैं। और हर एक PPC का हम लोगों ने टारगेट फिक्स कर दिया है कि प्रत्येक वर्ष 500 एडिशनल किसान को तुम्हें जोड़ना है। और उन 500 किसानों को हम सबसे पहला हमारा कृषि का काम, ये कीट पालन काम शुरू होता है जुलाई में। ये काम उनको मार्च से मई तक में कर लेना पड़ता है। मार्च से मई तक में करने, आइडेंटिफिकेशन जब हमारा हो जाता है, उस फार्मर को आधार लिंक से जोड़कर अकाउंट नंबर, उनका सब चीज़ लेने के बाद हम फ़ोन, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल लेकर, उसका फ़ोटोग्राफ लेकर हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं। उसके बाद उन पर प्रशिक्षण का कार्य शुरू करते हैं। प्रशिक्षण करके उनको जब ट्रेंड कर लेते हैं, जैसे ही जुलाई में हमारा क्रॉप शुरू होता है, सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि ये जो किसान आए हैं उनको हम अंडा देकर और उनसे कीट पालन का शुरू कराएं। उनको जब नए किसान हैं उनके पास अप्लायंसेस की ज़रूरत है। जितने किसान का हमने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए अप्लायंसेस का परचेज योजना के तहत करते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट को ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो जितना भी फंड आता है, जो आप सुनते हैं कि सेंट्रल का फंड आता है झारखंड में, वो फंड हमारे थ्रू आता है। तो
हम लोग अभी लगातार उसका रिव्यू भी करते हैं, किस क्षेत्र में कितने फार्मर हैं, कहाँ पर CSS में कितने फार्मर कहाँ काम कर रहे हैं, क्लस्टर में कितने फार्मर काम कर रहे हैं, कितने अभी नए हमारे SHG बने हैं और कितने हमारे अभी नया CFC बना है। इस तरह से कंप्लीट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज का ध्यान में रखते हुए और साथ में जो यहाँ का अनुसंधान है, उस अनुसंधान को हमारे हर राज्य में एक प्रसार केंद्र है जिसको एक्सटेंशन सेंटर बोलते हैं। वो प्रसार केंद्र हमारा उन फार्मर्स तक, और रीजनल तसर स्टेशन है, उन फार्मर तक उस टेक्नोलॉजी को ले जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। उस टेक्नोलॉजी को हमारे फार्मर को अडॉप्ट कराता है, उनके साथ काम करके अडॉप्ट क्या, ये हमारा बच्चा होता है टेक्नोलॉजी, इसलिए उनके साथ हम करके दिखाते हैं कि आपका ये कंट्रोल है, कंट्रोल में अगर आप 35% हार्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 90% हार्वेस्ट हो रहा है। जब उनको विश्वास हो जाता है तब फिर एक्सपोजर विजिट में उन किसानों को दूसरे किसानों के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, और जब वो किसान बताते हैं कि नहीं हमारे ये करने से ये फ़ायदा मिला, तो किसान पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम प्रसार का भी कार्य पूरा करते हैं, किसान दिवस के थ्रू, फील्ड डे के थ्रू, फार्मर्स डे के थ्रू, डिसिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डे के थ्रू फार्मर्स को बुलाते हैं। सारा टेक्नोलॉजी हम अपने फील्ड में ट्रायल करके दिखाते हैं, उसका टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन फार्मर के फील्ड में करके देखते हैं। इस समय ये फ़ायदा मिल रहा है कि फार्मर का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हुआ है, बढ़ा है, और उनका इनकम भी बढ़ा। चलिए अब इसी तरह हम मौसम की जानकारी के लिए IMD पुणे चलते हैं और जानते हैं मौसम का मिजाज। मौसम खेती परामर्श बुलेटिन। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जो किसान भाई तीसी की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर इसकी बुआई करें। तीसी की उन्नत प्रभेद में श्वेता, शुभ्रा या CFO 397 लगाएं। तोरिया की अनुशंसित किस्म T9, BR 23 अथवा PT 330 लगाएं। प्रति हेक्टेयर 0.2 से 2.5 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। तो देखा आपने मौसम के बारे में, हमने IMD पुणे से मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले ली हैं, लेकिन अब समय हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूँगी कि कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो, तकनीक से संबंधित कोई भी सुझाव हो, तो आप हमारे इस पते पे जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमिता आपसे फिर से अगले अंक में मिलने के लिए।